हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पोषक तत्व। फूड एंड न्यूट्रिशन का एक पॉइंट है पोषक तत्व, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो कई खनिज लवण आप लोग जानते होंगे कि कई सारे खनिज लवण यानी कई सारे मिनरल्स जो है वह पाए जाते हैं। तो इन सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही खनिज लवण हम लोग पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी पोषक तत्वों के प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट पे अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, जिससे कि उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वह सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, आज फूड एंड न्यूट्रिशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो है खनिज लवण जो है वह खनिज लवण का पार्ट है कैल्शियम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखिए, हमारे शरीर का 96% भाग किन किन चीज़ों से बना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर का 96% भाग किन किन चीज़ों से बना है। तो पानी, कार्बोज, वसा और प्रोटीन से। किस किस चीज़ से? पानी, कार्बोज और वसा और प्रोटीन से हमारे शरीर का कितना भाग बना है? तो 96%। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग खनिज लवण का बना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 4% भाग जो है वह खनिज लवण से बना है। हमारे शरीर का 4% भाग खनिज लवण का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है खनिज लवण, ठीक है। आगे देखते हैं, शरीर में खनिज लवणों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो हमारे शरीर में जो खनिज लवण पाए जाते हैं उनके कितने प्रकार है। तो 2 है, एक तो मुख्य खनिज लवण, दूसरा है गौण खनिज लवण। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूज़न होगा कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व तो प्रोटीन है, तो फिर खनिज लवण कैसे। तो आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें कि प्रोटीन है, विटामिन है, तो ये सब अपना काम किस तरीके से करते हैं। तो ये सब अपना काम खनिज लवणों की उपस्थिति में ही तो करते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो है वह इन सब में से, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सब के साथ मिलकर ही अपना काम करेगा। विटामिन है, विटामिन देखिए कैल्शियम की उपस्थिति में ही अपना काम करता है। कैल्शियम और फास्फोरस तब तक यूज़फुल नहीं होते जब तक कि उन्हें विटामिन डी का सपोर्ट ना मिले। तो इस तरीके से एक दूसरे से क्या है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब को अलग अलग करके हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है खनिज लवण। यदि खनिज लवण अनुपस्थित रहेंगे तो कोई भी उपापचयी संबंधित कोई भी क्रिया जो है हमारी बॉडी में सुचारू रूप से नहीं हो सकती, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन टिक करने में बहुत ही आसानी होती है। अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए सबसे अधिक जरूरी है खनिज लवण। खनिज लवणों की उपस्थिति में ही बाकी पोषक तत्व अपना काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में विद्यमान मुख्य खनिज तत्व कौन कौन से। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के खनिज तत्व हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एक तो मुख्य, दूसरा है गौण, ठीक है। तो मुख्य कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम, सबसे ज़्यादा रोल होता है कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम है, दूसरे नंबर फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो साथ साथ काम करते हैं। पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम। ये 7 जो है वह मुख्य खनिज लवण है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आयरन जो है वो नहीं मेंशन है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं। तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। ये मुख्य खनिज लवण है। आयरन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आयरन जो है वो गौण खनिज तत्वों के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं कि गौण खनिज तत्व हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आयरन, लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट भी देखिए ये गौण खनिज लवण है। एल्यूमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, ये क्या है, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकेल और वेनेडियम, ये सारे जो है वह गौण खनिज तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इन सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, केवल इम्पॉर्टेंट खनिज लवण ही हम लोग डिस्कस
करेंगे। बस आप लोगों को यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि गौण खनिज तत्व कौन कौन से और मुख्य खनिज तत्व कौन कौन से। एग्जाम में अगर पूछ लिया कि क्या लोहा जो है ये मुख्य खनिज तत्व है, तो नहीं, ये गौण खनिज तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम। सबसे ज़्यादा अगर कोई खनिज लवण पाया जाता है वो है कैल्शियम, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है। शरीर में लगभग कितना ग्राम कैल्शियम पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 1200 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 1200 ग्राम तक कैल्शियम जो है वह पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम का कितना प्रतिशत भाग हड्डियों में पाया जाता है? तो शरीर में कैल्शियम, जितना भी कैल्शियम हम लोग लेते हैं उसका कितना प्रतिशत हड्डियों में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए 99% जो है वह हड्डियों में। कैल्शियम हमारी बॉडी में जितना भी मात्रा में उपलब्ध हो उसका 99% जो है वह हड्डियों में पाया जाता है। बाकी 1% रक्त में कोमल तंतुओं और तरल पदार्थों में यह पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 के अभिशोषण में कौन सा खनिज लवण सहायक है? तो कैल्शियम। अभी मैंने बताया ना, जितने भी पोषक तत्व हम लोग ले लेकिन वो सब काम किसकी उपस्थिति में करते हैं? तो खनिज लवण की उपस्थिति में ही ये सब अपना काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम के अभिशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कैल्शियम के अभिशोषण में विटामिन D जो है वह मदद करता है। अगर हम लोग कैल्शियम से युक्त भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर विटामिन D उसे नहीं मिलता है तो कैल्शियम अपना काम नहीं करता है, और जो कैल्शियम होता है वह जस का तस जो है वह मल द्वारा हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसीलिए कैल्शियम तभी तक यूज़फुल होता है जब उसे विटामिन D पर्याप्त मात्रा में मिले। ठीक है, विटामिन D की अनुपस्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस अपनी क्रिया जो है वह नहीं करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को ये बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाने वाला ऑक्सैलिक एसिड पाचन तंत्र के कैल्शियम को किसमें बदलता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाने वाला ऑक्सैलिक एसिड जो है वह पाचन तंत्र के कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्सलेट में जो है वह बदल देता है। आगे देखते हैं, कैल्शियम रक्त में कहाँ पाया जाता है? तो रक्त में कैल्शियम पाया जाता है 1% हम लोगों ने देखा, रक्त में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन रक्त के किस भाग में पाया जाता है? ठीक है, कि RBC में पाया जाता है या WBC या प्लेटलेट्स में पाया जाता है या फिर प्लाज्मा में पाया जाता है? तो यह देखिए, रक्त में जो कैल्शियम है रक्त में प्लाज्मा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, छोटी आंत से कैल्शियम की जो मात्रा रक्त में प्लाज्मा में अभिशोषित नहीं हो पाती तो उसका क्या होता है? तो जब छोटी आंत से कैल्शियम की जो मात्रा रक्त में अभिशोषित नहीं हो पाती, रक्त में कहाँ अभिशोषित होती है? तो प्लाज्मा में होती है। अगर वह प्लाज्मा में अभिशोषित नहीं होती तब उसका क्या होता है? तो वह मल के साथ क्या है? निष्कासित हो जाती है। आगे देखते हैं, अधिकतम कितना प्रतिशत कैल्शियम शरीर में अभिशोषित हो सकता है? यानी हम लोग चाहे जितना भी खाएं, क्या वो पूरा 100% हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो है वो उसको ले लेती है? नहीं, जितना भी हम लोग कैल्शियम लेते हैं उसका 30% ही हमारी बॉडी जो है वह एक्सेप्ट करती है, बाकी जो है 70% वह बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे जितना भी हम लोग लें उसका 30% ही हमारी बॉडी जो है वह एक्सेप्ट करती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखते हैं, रक्त से हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम के अभिशोषण में कौन मदद करता है? रक्त से हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम के अभिशोषण को कौन मदद करता है? यानी रक्त में तो पहुंच गया कैल्शियम, अब उस रक्त से हड्डियों और दांतों में किसकी सहायता से पहुंचता है? तो विटामिन D, विटामिन C, कैल्सिटोसिन हार्मोन द्वारा यह दांतों तथा हड्डियों में पहुंचता है। इन तीनों की मदद से, विटामिन D, विटामिन C और कैल्सिटोसिन हार्मोन की मदद से रक्त का कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों में पहुंचता है। आगे देखते हैं, रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा किससे निष्कासित होती है? तो मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को भी हो जाएगा कि यहाँ पर अभी मैंने बताया कि मल के साथ निष्कासित होती है और यहाँ पर मैंने बताया मूत्र के साथ निष्कासित होती है। तो आप लोग फ़र्क समझिए कि जब अवशोषित कैल्शियम जब छोटी आंत से रक्त के प्लाज्मा में अभिशोषित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब रक्त में अभिशोषित नहीं हो पाता है तब वो मल के साथ निकाला जाता है, लेकिन रक्त में अभिशोषित होने के बाद उसका एक्स्ट्रा
जितना भी एक्स्ट्रा मात्रा होती है वह मूत्र द्वारा निष्कासित की जाती है। फ़र्क आप लोग समझिए, छोटे छोटे डिफरेंस से क्वेश्चन जो है वह रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है तब मल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बचता है वह मूत्र द्वारा जो है वह बाहर निकाला जाता है। आई थिंक अभी आप लोगों का कन्फ्यूज़न जो है वह दूर हो गया होगा। आगे देखते हैं, रक्त के कैल्शियम की सामान्य मात्रा कितनी होती है? रक्त में कैल्शियम की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 9 से 10 mg कैलोरी पर 100 ml सीरम। ये है रक्त के कैल्शियम की सामान्य मात्रा, यानी रक्त में कितना कैल्शियम जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है? तो कैल्शियम की कमी के लक्षण है हड्डियों के विकास में अवरोध, मुंह पर सफ़ेद दाग और नाखूनों पर सफ़ेद दाग। ये सब क्या है? ये सब कैल्शियम की कमी के लक्षण है। आगे देखते हैं, रक्त की कैल्शियम की मात्रा घटकर जब 4 से 5 mg प्रति 100 ml सीरम तक कम हो जाती है तो कौन से रोग के लक्षण दिखाए जाते हैं? यानी कि जब रक्त बहुत ही कम हमारी बॉडी में होता है तो वह लक्षण किसका होता है? तो वह लक्षण होता है टिटैनी रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटैनी रोग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटैनी रोग से हमारा नाड़ी तंत्र अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, वयस्कों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्कों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से अस्थि मृदुता, जिसे कि ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। ठीक, कौन सा रोग होता है? अस्थि मृदुता या फिर ऑस्टियोमलेशिया। और जबकि बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में होता है रिकेट्स रोग, जिसे कि सूखा रोग हिंदी में कहते हैं। आगे देखते हैं, कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर में ग्रहण करने का कुप्रभाव क्या क्या होता है? तो देखिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, ऊतकों में कैल्शियम जमा होने लगता है। ऊतकों में कैल्शियम जमा होने से ऊतकों की दीवारें क्या हो जाती है? मोटी हो जाती हैं, जिससे कि वो अपना काम फिर सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है? मूत्र में उत्सर्जित कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी एक्सेस, जो उसका अतिरिक्त मात्रा, वो किसके द्वारा निष्कासित होने लगेगा? फिर मूत्र द्वारा वह निष्कासित होने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, दूध एवं दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ में कैल्शियम जो है वह बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, अनाजों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, जबकि रागी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो थोड़ा सा अलग रहे उसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ में हमें पता है कि कैल्शियम पाया जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। रागी, अनाजों में कैल्शियम नहीं के बराबर होता है, लेकिन अनाजों में रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ये बात आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम प्राप्ति के निम्न साधन कौन कौन से हैं? तो मांस, यानी कि मीट और अनाज। मांस और अनाज जो है वह प्रोटीन और कार्बोज के उत्तम साधन है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, अनाजों में कैल्शियम नहीं पाया जाता, जबकि अनाजों में रागी में कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, कैल्शियम की निर्धारित मात्रा ICMR के अकॉर्डिंग, ठीक है, ICMR के अकॉर्डिंग एक दिन में कितने कैल्शियम की हमें ज़रूरत होती है? आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अवस्था है, यहाँ पर कैल्शियम मिलीग्राम पर डे है, यानी कि 12 माह के शिशु को 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता एक दिन में पड़ती है। उसी तरीके से बाल्यावस्था में कितनी होगी? तो बाल्यावस्था में 400 से 500 मिलीग्राम पर डे, उत्तर बाल्यावस्था में 600 से 700 ग्राम, जबकि किशोरावस्था में कितनी होती है? तो 500 से 600 ग्राम। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम क्यों? क्योंकि ये ग्रोइंग एज होता है ना, हड्डियों के विकसित होने की अवस्था इसी में होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हड्डियाँ वयस्क हो जाती हैं तो फिर इसकी मात्रा की आवश्यकता कम हो जाती है। तो देखिए, गर्भावस्था में कितनी होती है? 400 से 500, जबकि गर्भावस्था में 1000, ये वयस्क है, वयस्क में 400 से 500, गर्भावस्था में 1000, और धात्री अवस्था में भी 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता एक दिन में पड़ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आई थिंक आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। आपको नोट्स के भी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। आप लोग वहाँ से भी इसको जो है आराम से देख के लिख सकते हैं। जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यह बेनिफिशियल रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।